गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल को किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। आज हम बच्चों अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव पढ़ेंगे, यानी कि इफ़ेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिड स्ट्रेंथ। फर्स्ट पॉइंट है इसका, अम्ल की सामर्थ्य उसके प्रोटॉन मुक्त करने की क्षमता पर निर्भर करती है। कोई भी एसिड जितना ज़्यादा प्रोटॉन लिबरेट करेगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सेकंड पॉइंट है, अम्ल का वियोजन एक साम्य प्रक्रिया है, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन का अवियोजित अम्ल की अपेक्षा अधिक स्थायित्व साम्य की स्थिति को अधिक वियोजन की तरफ विस्थापित कर देता है। यानी कि जो इक्विलिब्रियम है उसमें हमारा जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो हद से ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से वो क्या हो गया कि जो चीज़ स्टेबल होगी वही रहना चाहेगी, यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी की वजह से ये आसानी से प्रोटॉन को लिबरेट कर देगा। थर्ड पॉइंट है, अतः वे कारक जो कार्बोक्सिलेट आयन को स्थायित्व प्रदान करते हैं अम्ल की सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। यानी कि जिससे जिस फैक्टर से प्रोटॉन निकलेगा तो उसको एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, जबकि वे कारक जो कार्बोक्सिलेट आयन को अस्थायी बनाते हैं अम्ल की सामर्थ्य को कम करते हैं। अतः किसी कार्बोक्सिल अम्ल की सामर्थ्य किसी विशिष्ट समूह की किसी विशिष्ट स्थिति पर जुड़ने पर परिवर्तित हो जाती है। फर्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह विशेषकर जब कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष अल्फा स्थिति पर जुड़े होते हैं तो अम्ल की सामर्थ्य को वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन के ऋणावेश के विस्थानीकरण के कारण स्थायित्व बढ़ जाता है। बच्चों, यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसकी वजह से क्या हुआ कि आप ये देखिए कि यहाँ से आसानी से प्रोटॉन निकाल देगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी को, कार्बोक्सिलिक आयन की स्टेबिलिटी को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापित समूह की उपस्थिति कार्बोक्सिलेट आयन को अवियोजित अम्ल की अपेक्षा अस्थायी बना देती है। इस कारण अम्ल की सामर्थ्य कम हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑक्सिलेट आयन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है इस पे, ऑक्सीजन पे तो क्या होगा कि और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम कर देगा। यानी कि यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको कम कर देंगे। अब है कार्बोक्सिलिक अम्लों की सामर्थ्यता पर प्रतिस्थापित समूह के प्रभाव को हम निम्न तरह से देख सकते हैं। यदि हम एलिफेटिक एसिड्स की बात करें तो एलिफेटिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्य के संदर्भ में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि प्रतिस्थापित समूह की विद्युत ऋणता बढ़ने पर अम्ल सामर्थ्यता बढ़ जाती है। यानी कि जो प्रतिस्थापित समूह है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि जो अम्ल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की सामर्थ्य विशेषकर अल्फा कार्बन पर उपस्थित प्रतिस्थापित समूह की विद्युत ऋणता में परिवर्तन होने से परिवर्तित हो जाती है। यदि एसिटिक अम्ल पर मेथिल समूह से एक हाइड्रोजन को विद्युत ऋणी हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हैलोजन प्रतिस्थापित अम्ल की सामर्थ्यता को बढ़ा देता है। यानी कि जो हमारा अम्ल है प्रेरणिक प्रभाव की वजह से क्या होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप देखिए इसमें ये आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमने एक ऐसा ग्रुप हैलोजन जोड़ दिया है जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट देखिए आप एरो से, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा, ये इस कार्बन से, ये इस कार्बन से, ये इसे हम कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। यानी कि कार्बन हैलोजन बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता के कारण हैलोजन की तरफ विस्थापित होते हैं। इस कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है और धनावेश कार्बन कार्बोक्सिलेट आयन के
इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है, इस जो आपका जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ऋणावेशित हो जाता है और इसकी स्टेबिलिटी को वो इंक्रीज कर देता है। यदि हम हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता का बढ़ता हुआ क्रम देखें तो जो प्रेरण प्रभाव है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। यदि हम देखें तो F की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम क्लोरीन की होती है, उससे कम Br की और उससे कम आयोडाइड की होती है। तो यदि हम इनसे प्रतिस्थापित करें यानी X की जगह यदि हम अलग अलग हेलोजन लें तो आप P के वैल्यू देखिए, हमें फ्लोरो एसिटिक एसिड के लिए 2.58, क्लोरो एसिटिक एसिड की 2.65, ब्रोमो एसिटिक एसिड की 2.68, आयोडो एसिटिक एसिड की 3.12 और हमें एसिटिक एसिड की 4.75 हमारी जो है पीके वैल्यू हमें दिखाई देती है। अब सेकंड पॉइंट है, कार्बोक्सिलिक समूह तथा प्रतिस्थापी के मध्य दूरी बढ़ने के साथ अम्ल की सामर्थ्यता जो होती है वो कम हो जाती है। यानी कि किसी अम्ल की सामर्थ्यता इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह तथा COH समूह है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस पर भी निर्भर करती है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो क्या होता है, प्रथम कार्बन पर सबसे अधिक होता है, दूसरे पे उससे कम, तीसरे पे उससे कम, चौथे पे और कम होता जाता है। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव अणु में सिग्मा बंध द्वारा संचारित होता है, जो कि प्रतिस्थापी समूह COOH समूह के सापेक्ष दूरी पर निर्भर करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह को COOH समूह के सापेक्ष दूरी बढ़ने से अम्ल सामर्थ्यता होती है वो कम हो जाती है। आप इसका सिंपल सा एग्जांपल देखिए, 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड है जिसके लिए पीके वैल्यू 2.86 है। यहाँ पर देखिए आपके अल्फा कार्बन पर Cl प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखिए बीटा कार्बन पर प्रेजेंट है तो यहाँ पीके वैल्यू जो होगी 3-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड के लिए 4.05 हो गई। इसी तरह से आप अल्फा, बीटा और यहाँ गामा पोजीशन पे Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर जब आप पीके वैल्यू देखेंगे तो 4.52 हो गई। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अम्ल सामर्थ्यता है वो कम होती चली जाएगी। अगला पॉइंट आता है हमारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की संख्या बढ़ने से अम्ल की सामर्थ्यता बढ़ जाती है। यानी कि हम प्रोटॉन को एक एक करके, यहाँ पर आप नीचे एग्जाम्पल देखिए कि जो हमारा एसिटिक एसिड है बहुत वीक एसिड है, लेकिन जैसे जैसे हम एक प्रोटॉन की जगह से पहला क्लोरो एसिटिक एसिड आया तो एसिडिक स्ट्रेंथ को उसने बढ़ाया, पीके वैल्यू देखिए 4.75 से 2.85 हो गई। फिर हमने यहाँ से एक प्रोटॉन को और रिप्लेस किया, उसकी जगह Cl ग्रुप जोड़ा तो यहाँ डाई क्लोरो एसिटिक एसिड की जो पीके वैल्यू 1.48 हो गई। इसी तरह से जो हमारा लास्ट का जो प्रोटॉन बचा था उसे भी हमने जब रिप्लेस कर दिया तो हमारा जो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड है उसके लिए पीके वैल्यू 0.64 होगी। नीचे देखिए कि हमारा जो एसिटिक एसिड है सबसे वीक एसिड होता है और यहाँ पर देखिए कि जो आपका ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। अब अगला पॉइंट है हमारा, एल्किल समूह के आकार बढ़ने से अम्ल सामर्थ्यता कम हो जाती है। बच्चों ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो एल्किल समूह है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ेगा यानी संख्या में CH3 ग्रुप जुड़ते चले जाएंगे तो जो हमारी जो एसिड स्ट्रेंथ है वो उसकी कम करते जाएंगे। यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए कि यहाँ पर हमने फॉर्मिक एसिड लिया जिसके लिए पीके वैल्यू 3.75 है। जैसे ही एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है CH3 एक प्रोटॉन की जगह CH3 ग्रुप आता है तो 4.75 हो जाती है। अब यहाँ से एक प्रोटॉन से CH3 CH2 ग्रुप जुड़ता है तो 4.87 हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप जुड़ जाता है तो जो हमारी 4.92 जो है हमारी वो पीके वैल्यू हो जाती है। अब बच्चों ये तो बात हुई हमारे एलिफेटिक सिस्टम की। यदि हम एरोमेटिक सिस्टम की बात करें तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा प्रबल अम्ल होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। यदि हम बेंजोइक एसिड की पीके वैल्यू देखें तो वो होती है 4.2 जो कि एसिटिक एसिड की 4.8 से ज़्यादा होती है थोड़ी सी। बेंजोइक अम्ल में जो COOH ग्रुप है वो बच्चों किससे जुड़ा हुआ है, वो ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ में, जबकि यहाँ पर हमारा जो एसिटिक एसिड है वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस वजह से जो हमारी जो डिफरेंस आया है एसिड स्ट्रेंथ में वो इस वजह से आया है कि ये एक एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
अब यहाँ पर देखिए कि यदि हम कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी की बात करें, तो आप बेंजोइक एसिड के अंदर देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलेट आयन आपका बना है, वो रेजोनेटिंग स्टेबल है। यानी ये बहुत ज़्यादा बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करता है और बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, जबकि जो एसिटिक एसिड है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता कंपैरेटिवली जो आपका एरोमेटिक सिस्टम है। और क्यों होता है ऐसा कि जो sp2 संकरित कक्षक है, कार्बन है, वो sp3 संकरित कार्बन से अधिक ऋण विद्युती होता है। इसलिए बेंजीन वलय पर sp2 संकरित कार्बन के इलेक्ट्रॉन आकर्षी होने के कारण बेंजोइक अम्ल का जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो अत्यधिक स्थायी हो जाता है। अब आती है बात इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि यदि प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो तो वह किस तरह से प्रभाव डालेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, यदि एरोमेटिक वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह यानी कि कोई -I या +R इफेक्ट युक्त उपस्थित हो तो कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो अम्ल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। यानी हम कहेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है तो वो हमारे जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ को वो बढ़ा देता है। सेकंड पॉइंट है बच्चों कि लेकिन वलय में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह यानी कि +I या +R युक्त कोई ग्रुप है, यानी कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व को अस्थायी बना देता है। यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो डिस्टेबलाइज करता है कार्बोक्सिलेट आयन को, यानी इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। वहीं यदि कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अटैक कर रहा है तो ये कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, यानी कि वो एसिड स्ट्रेंथ को भी इनडायरेक्टली बढ़ा देगा। अब नीचे बच्चों हम सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं कि फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है जिसके लिए pKa वैल्यू 4.46 है। सेकंड आपका बेंजोइक एसिड है जिसके लिए pKa वैल्यू 4.2 है, और इसी तरह से पैरानाइट्रोबेंजीन है जिसके लिए pKa वैल्यू जो है आपकी 3.4 है। तो एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अम्ल की सामर्थ्य वलय में जुड़े हुए प्रतिस्थापित समूह की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर हमें ये वेरिएशन देखना को मिल रहा है, यानी कि CO समूह के सापेक्ष स्थिति पर भी निर्भर करेगी कि वो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है, पैरा पे जुड़ा है या फिर मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। अब जो फर्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रतिस्थापित समूह। जब इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रतिस्थापित समूह एरोमेटिक वलय से जुड़े रहते हैं तो प्रेरक व अनुनादी प्रभाव के कारण अम्ल की सामर्थ्यता को वो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। यदि दोनों ही प्रभावों का अस्तित्व रहता है तो इसमें यदि हम अनुनादी प्रभाव जो है प्रेरणी प्रभाव की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है एरोमेटिक सिस्टम के लिए। फर्स्ट इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, क्लोरोबेंजोइक अम्ल बेंजोइक अम्ल की अपेक्षा प्रबल अम्ल होता है। क्यों होता है, आप नीचे देखिए बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो पोजीशन पे जो फ्लोरो ग्रुप F जुड़ गया है, तो उसके बाद आप ये देखिए इसकी जो pK वैल्यू 3.3 है, मेटा पोजीशन 3.9 है, जबकि पैरा पोजीशन पे 4.1 होती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चारों अम्लों में जो ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक अम्ल की सामर्थ्य सभी से अधिक होती है, क्योंकि जो फ्लोरीन का परमाणु है कार्बोक्सिलिक अम्ल के समीप होता है, परंतु पैराफ्लोरोबेंजोइक अम्ल जिसमें फ्लोरीन परमाणु कार्बोक्सिलिक समूह से बहुत ज़्यादा दूर है, और इस वजह से क्या हो गया कि जो इसकी जो बेंजोइक एसिड की जो एसिड स्ट्रेंथ है उसको इतना नहीं बढ़ा पाता जितना कि पैरा ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ ग्रुप बढ़ा देता है। और ये क्यों होता है बच्चों, ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसे जैसे कार्बन से कार्बोक्सिलिक अम्ल से दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप की, वैसे वैसे वो स्ट्रेंथ को कम करता जाएगा। अब अगला आता है हमारा बेंजोइक अम्ल की अपेक्षा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल अधिक प्रबल होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि नाइट्रोबेंजोइक अम्लों की अम्ल सामर्थ्य की व्याख्या करने के लिए हम प्रेरणिक प्रभाव को नहीं बल्कि हम रेजोनेंस को समझेंगे। रेजोनेंस को क्यों समझेंगे बच्चों, सिंपल सा आप स्ट्रक्चर देखें पहले हम यहाँ पर, तो बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ है देखिए, उसके बाद में जो हमारा ऑर्थो बेंजोइक एसिड है उसकी जो आप देखिए 2.2 है pK वैल्यू, इसी तरह से मेटा की 3.45 है, जबकि हमारी पैरा की 3.4 है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर से देखिए जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे पैरा पोजीशन पर आते ही जो आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो काफ़ी कम
हो जाता है। यानी कि नाइट्रो अम्ल के तीनों समावयवों में ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल सबसे अधिक प्रबल अम्ल है, परंतु पैराबेंजोइक अम्ल मेटाबेंजोइक अम्ल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। यह फ्लोरोबेंजोइक अम्ल की सामर्थ्य निर्धारण करने के लिए की गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह तथा कार्बोक्सिल समूह के मध्य दूरी बढ़ने पर अम्ल सामर्थ्यता जो होती है वो कम हो जाती है। यानी कि नाइट्रोबेंजीन बेंजोइक अम्ल में समवायु की अम्ल सामर्थ्यता का निर्धारण प्रेरणिक व अनुनादी प्रभाव के संयुक्त प्रभाव के द्वारा ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब तो सेकंड पॉइंट आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह यानी कि OH, CH3, OCH3 अम्ल को दुर्बल बनाते हैं। अतः जब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह बेंजीन वैलेंस से जुड़े होते हैं तो ये अपनी उपस्थिति के कारण दोनों ही प्रकार के प्रभाव यानी प्रेरणिक और अनुनादी दोनों ही प्रकार के प्रभाव देते हैं। यदि प्रतिस्थापी पे OH या OCH3 बेंजोइक अम्ल की पैरा स्थिति पर उपस्थित हो तो इसका इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का प्रभाव अम्ल को दुर्बल बनाने वाले प्रेरणिक प्रभाव की अपेक्षा अनुनादी प्रभाव अधिक प्रभावी होता है। और बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो आपके जो OH और जो OCH3 ग्रुप हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होते हैं। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होने की वजह से क्या होगा, सिंपल सा अपन स्ट्रक्चर बनाएं, OH है यानी कि यहाँ पर OH में क्या होगा, OH के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करके बेंजीन रिंग में आ जाते हैं तो हमारी जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन होती है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि यदि कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा इसकी तो क्या होगा कि एसिड स्ट्रेंथ को ये कम कर देगा। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करिए कि COH है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पे हमारा OCH3 ग्रुप जुड़ा है। अब इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं और जो हमारी ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इस वजह से ये वीक हो गया। यहाँ पर हम इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट तो वीक है लेकिन रेजोनेटिंग इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। यहाँ बेंजोइक एसिड में नहीं हो रहा है। मगर यदि हम मेटा पोजीशन की बात करें, चूँकि यहाँ पर मेटा पोजीशन पे जो एसिड ये है इसकी अल्फा पोजीशन ये हुई और बीटा पोजीशन ये हुई, यानी कि ये मेटा पोजीशन होने की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा मगर रेजोनेटिंग इफेक्ट यहाँ इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि यहाँ पर पैरा पोजीशन पर हो रहा है और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्थो प्रभाव भी ये कहलाता है। यदि हम ऑर्थो प्रभाव को और अच्छे से समझें तो इसको और दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लें, बच्चों ये थ्योरेटिकल इसे आप देख लीजिएगा, आप डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करिए कि अब यहाँ पे बेंजोइक एसिड में आप ऑर्थो प्रभाव को और अच्छे से समझ पाएंगे कि ऑर्थो पोजीशन पे क्या हुआ, एक तो प्रेरणिक प्रभाव लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, साथ ही इसमें रेजोनेटिंग यानी कि COOH ग्रुप है इसकी ऑर्थो पोजीशन पर ये है, ये ऑर्थो पोजीशन होगी, ये मेटा हो गई और ये आपकी पैरा पोजीशन हो गई। तो पैरा पोजीशन पे नहीं ऑर्थो पे COH ग्रुप जुड़ा है यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरह पे ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, यानी ये मेटा पोजीशन पे इसके कंपैरेटिवली ये जो एसिड है वो कम एसिडिक होगा। और आप यहाँ पे यदि पैरा पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर बच्चों अब क्या है, यहाँ पर स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या हुआ, इसकी स्ट्रेंथ को ये कम कर देगा। लेकिन ये क्या हुआ कि आपका मेटा ज़्यादा एसिडिक है कंपैरेटिवली आपकी पैरा पोजीशन के। और एक और रीज़न है बच्चों कि यदि इसके अलावा ऑर्थो जो हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं वो क्या करते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से भी जो हमारा जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है उसकी स्टेबिलिटी को वो बढ़ा देते हैं। यानी कि अब आप ये देखें कि जो ऑर्थो पोजीशन पे यदि OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसमें एक तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसकी वजह से स्ट्रेंथ बढ़ रही है, दूसरा आपका स्टेरिक इनिबिशन भी हो रहा है, साथ ही जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसकी स्टेबिलिटी को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। यानी हम कहेंगे कि ऑर्थो इफेक्ट है जो हमारा स्ट्रेंथ है एसिड की वो बढ़ जाती है। तो बच्चों ये तो हमने बात करी थी कि किस तरह से एसिड स्ट्रेंथ प्रतिस्थापी जो जुड़ते हैं वो कैसे एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट टाइम पर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।